गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, ये हिंदी ग्रामर की सबसे पहली क्लास है जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर में वर्णमाला पढ़ाने वाला हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो उसमें हिंदी वर्णमाला से कोई क्वेश्चन ना आए। ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए समान रूप से उपयोगी है और सबके सिलेबस में शामिल है। इसके साथ साथ यूपी टीईटी, सीटीईटी, आईएएस, पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या कोई टीचर भर्ती हो तो हर एग्ज़ाम में इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद में जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में, और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ये एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे हमको इसके आंसर देने हैं। ठीक है। और ये साथ साथ एक मज़ेदार टॉपिक भी है, क्योंकि अगर ये किसी से कहा जाए कि मैं आज आपको हिंदी की वर्णमाला यानी छोटा बड़ा पढ़ाने वाला हूँ, तो वो कहेगा कि यार मैं तो इंटर में पढ़ता हूँ और ये छोटा बड़ा क्या पढ़ूंगा इसमें। लेकिन फिर भी आप जब पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक ज्ञात ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ड। तो वर्ड देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं वर्ड। वर्ड यानी कि अक्षर। जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति करते हैं या फिर दूसरे की अभिव्यक्ति की हुई बातों को हम समझते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। वर्ड के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए किसी और वर्ड की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कहलाते हैं स्वर। जबकि दूसरा होता है व्यंजन। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की ज़रूरत होती है, वो कहलाते हैं व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वावेल कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कंसोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, अब आप ये समझोगे कि कैसे जो है आपका स्वर जो है स्वर में, व्यंजन में आप देखोगे कि कैसे हमको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है का, तो ये एक्चुअली का कहने के लिए हमको इसमें स्वर की ज़रूरत है, क्योंकि ये का नहीं होता है। ये का ऐसे लिखा जाता है और इसमें जब हम स्वर यानी कि छोटा आ को इसमें जब जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिला करके बनता है का। तो इस तरह से इस का को बोलने के लिए हमें क्या पड़ती है? स्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाते हैं व्यंजन। अब हम आते हैं स्वर के प्रकार में। देखिए, स्वर के प्रकार की अगर बात की जाए तो जो सबसे पहला प्रकार है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। लघु माने छोटा होता है। तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो कहलाते हैं लघु स्वर। जैसे आ, ई, उ और ऋण। तो इस तरह से इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, तो ये लघु स्वर कहलाते हैं। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा। तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है, लघु स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। तो ये इतने क्या कहलाते हैं? ये इतने आपके कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ये इतने आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत अधिक समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर को देर तक खींचने के लिए जिस निशान का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है क्या? प्लुत स्वर। और इसका निशान जो है वो अंग्रेजी के एस के आकार का होता है। अंग्रेजी के एस के आकार का होता है। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे जब हम कहते हैं कि किसी को पुकारने के लिए, जैसे हमने पुकारा राम। जैसे मान लीजिए कोई लड़का बहुत दूर है जिसका नाम राम है, तो हम पुकारेंगे राम। तो जब किसी को पुकारेंगे तो देर तक जब उसको पुकारते हैं तो वो आवाज़ ऐसे निकलती है और देर तक के लिए हम ऐसे कहते हैं। वरना अगर नॉर्मल रूप से हम राम कहेंगे तो भी हम ऐसे कहते हैं, और अगर हम कहें राम तो भी ऐसे कहेंगे। तो फिर अगर हम बहुत देर तक खींच कर अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो हम इस प्लुत स्वर का समझो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ओम, तो इसको देर तक खींचते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये एस के आकार का जो निशान होता है इसमें यूज होता है और ये प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक। अब अगला आते हैं हम अनुस्वार। देखिए, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग क्या होता है? अह को विसर्ग कहा जाता है।
और आयोगवाह। अगर अंग और आह को संयुक्त रूप से एक में कर दिया जाए तो वो आयोगवाह कहलाता है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि निम्न में से कौन आयोगवाह है। पहला ऑप्शन दे दिया गया का और खा दे दिया गया, दूसरे ऑप्शन में क्या दे दिया गया, गा और घा दे दिया गया, तीसरे ऑप्शन में आपको चा और छा दे दिया गया, और चौथे ऑप्शन में आपको क्या दे दिया गया, अंग और आ दे दिया गया। तो इस तरह से जिसमें अंग और आह आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्वर की संख्या की। स्वर की संख्या की बात अगर की जाए तो देखिए, अगर लिखित आधार पर देखा जाए तो स्वर की संख्या होती है 13, छोटा आ से लेकर के आह तक। आप इसको गिनिए मेरे साथ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए ओ औ, अंग आह। तो इस तरह से ये होते हैं 13। और अगर उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 10, जिसमें से अंग, आह और ऋण को छोड़ दिया जाता है। अब बताइए कि उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं और लिखित आधार पर 13, ये कैसे और इसको क्यों छोड़ा जाता है। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लिखते हैं अंगूर, अगर हम लिखते हैं अंगूर तो अंगूर ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर हम उसको बोलें, जैसे मैं कह रहा हूँ उस वक्त अंगूर, तो मैं अपने मन में ये सोचकर बोल रहा हूँ कि मैं अन्न की बिंदी का यूज ना करके मैं आधा ना का यूज कर रहा हूँ। तो बताइए इसको भी अंगूर पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? पढ़ा जाएगा ना। तो इस तरह से अगर मैं लिखूँगा तो इस तरह से लिखूँगा अगर जो, तो आप कहोगे कि ये गलत है, जबकि इस तरह लिखूँगा तो कहोगे आप सही है। जबकि मैं अगर बोलूँगा तो चाहे अन्न से बोलूँ चाहे आधा ना से बोलूँ, आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो वो उच्चारण के आधार पर अंग को छोड़ दिया जाता है, जबकि लिखित आधार पर आपको अंग को जोड़ना होता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं आह की। तो देखिए जैसे लिखा जाता है नमा, नमा। तो देखिए जब मैं इस तरह से लिखूँगा तो आप कहोगे सही है, जबकि मैं अगर इस तरह से लिखूँगा तो आप कहोगे ये तो गलत लिखा हुआ है। लेकिन असल में अगर मैं उच्चारण कर रहा हूँ नमा, तो आप ये नहीं समझ सकते हो कि मैं हा को जोड़ करके कह रहा हूँ या फिर आह की बिंदी लगा करके। अगर मेरा इमला गलत है और मैं इस तरह से अगर कह रहा हूँ तो मैं तो अपने हिसाब से गलत कह रहा हूँ, जबकि आपको लगेगा मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन अगर वही मुझसे लिखवाया जाए तो मैं ऐसे लिखूँगा तो आप कहोगे ये गलत है, और इस तरह लिखूँगा तो आप कहोगे सही है। तो इस तरह से आपका आ भी इसमें छूट जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं ऋण की। देखिए ऋण में अगर ऋषि लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है, ऋषि लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है ना। कैसे लिखा जाता है? इस तरह से ऋण से लिखा जाता है, तो इस तरह से ऋषि लिखा जाता है। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो आप कहोगे सही है, जबकि इस तरह लिखेंगे तो आप कहोगे गलत है। तो इस तरह से जबकि हम उच्चारण के आधार पर देखें अगर जो, तो उच्चारण के आधार पर अगर मैं ऋषि बोलूँगा तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ या फिर ऐसे बोल रहा हूँ। जबकि मैं लिख करके दिखाऊंगा, अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो आप कहोगे गलत है और इस तरह लिखूंगा तो कहोगे सही है। तो इस तरह से ऋण को भी उच्चारण के आधार पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से लिखित आधार पर स्वर की संख्या 13 होती है, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। कुछ विद्वान जो है वो स्वर की संख्या उच्चारण के आधार पर 11 मानते हैं, ऋण को अलग शामिल कर लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि 10 कहाँ पर है। अगर 10 मिल जाता है तो आप 10 में टिक करोगे, 10 नहीं मिलता है तो आप 11 पर टिक करोगे। इसी तरह से अगर पूछा जाए लिखित आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है तो आप 13 में टिक करोगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है और आपको ऑप्शन में ये मतलब क्वेश्चन में उच्चारण या लिखित नहीं दिया गया है, सिर्फ स्वर की संख्या पूछी गई है, तो आप ऑप्शन में क्या टिक करोगे? आप 13 पर टिक करोगे। ठीक है, 13 होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि मैंने पहले पूरा वीडियो बनाया था लेकिन बड़ा होने के कारण वो सही से अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मैंने छोटा वीडियो फिर से बनाया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में कमेंट में जो कुछ भी कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप कहिए, और आगे इसका पार्ट मैं फिर से बनाऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।